हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है बहुत दिनों बाद हमारा वीडियो बनने जा रहा है। किन्हीं कारणों बस वीडियो नहीं बन पा रहा था। कभी हम इस बारे में चर्चा कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आज के महत्वपूर्ण वीडियो में हमारे संविधान के महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका कहते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन जरूर बनाता है, और ये निश्चित रूप से जानिए कि ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस हमें समझने की बात होती है। वो महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में बनाता ही बनाता है, उसे मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। आप लोगों को तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बातों को। यद्यपि कि फ्रेंड्स, ये प्रस्तावना होता क्यों है, क्यों प्रस्तावना लाया गया, हमारे संविधान में प्रस्तावना की ज़रूरत ही क्या पड़ी, तो इसका सीधी सी बात है कि प्रस्तावना अपने आप में एक संविधान का दर्पण है, जिसके द्वारा जो है संविधान के वो हर चीज़ों पे फोकस किया जा सकता है, हर चीज़ों को जाना जा सकता है जो संविधान में निहित है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सबसे पहले संविधान के प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बातों को। तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्रस्तावना आया कब। तो प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने अपने एक अधिवेशन के दौरान उन्होंने उद्देशिका पेश की थी, और उस उद्देशिका के अंतर्गत जो है ये प्रस्तावना की बातें जो आया था सामने, उसी चीज़ों को लेकर आगे संविधान के निर्माण के दौरान इसको बढ़ाया गया। तो संविधान के निर्माण के दौरान जब प्रस्तावना लाया गया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अडॉप्ट कहाँ से किया गया। अब यहाँ से शुरुआत होता है प्रश्नों का, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है ये कि ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो प्रस्तावना दो जगहों से अडॉप्ट किया गया है, एक तो प्रस्तावना की भाषा और एक दूसरा की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो अडॉप्ट किया गया है वो अमेरिका के संविधान से, और इसकी जो भाषा है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो प्रस्तावना जो अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रस्तावना की बातें की गई हैं, जो कहा जाता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना का महत्वपूर्ण बात है जो संविधान को एक पावर, एक शक्ति देता है, वो है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, भारत के लोगों के द्वारा ही संविधान को वो शक्ति मिलती है। तो आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बात को। तो सबसे पहले कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया ये लिया गया है, जो आपके उद्देशिका में दिया गया है, ये भारत की संविधान को शक्ति देता है। आगे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया है। क्या आप जब भी प्रियम्बल को पूरा पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट की लाइन लिखा हुआ है कि मितिमार शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अंगीकृत जो किया गया है 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। जहां 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया है, वहीं पे इसे जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये है महत्वपूर्ण दो बातें जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाता है। आगे आए दोस्तों, देखते हैं कि इसको जानने के लिए, प्रियम्बल को जानने के लिए इसे मैं अपने हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया हूँ। वो ये है कि सबसे पहले कि इसे स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य, स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य को 3 भागों में इसे बांट के प्रस्तावना को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि इसका स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत है हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता जो है, ये इसका स्रोत है। तो इसके स्रोत को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जनता में ही निहित है इसके सारे स्रोत। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका स्वरूप। स्वरूप के बारे में जब देखेंगे तो स्वरूप को हम 5 हिस्सों में बांट देते हैं, और उन 5 हिस्सों में ही इसके पूरे स्वरूप का पता चल जाता है कि प्रियम्बल का स्वरूप क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के संदर्भ में कि इस प्रभुत्व का सेंस ही होता है सर्वशक्तिशाली या सर्वशक्तिमान, यानी कि सर्वोच्च शक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अंदर और बाहर से किसी के
अधीन न होकर संपूर्ण प्रभुत्व और संपूर्ण संपन्न है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति है। यह आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत को ये पावर देता है कि पूरी तरह से ये स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है वो है समाजवादी। समाजवादी के सेंस में देखा जाए फ्रेंड्स, तो समाजवाद जहाँ पे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, नेहरू जी का कॉन्सेप्ट है, गांधी जी का कॉन्सेप्ट है समाजवाद, जिसमें लोकतांत्रिक समाजवाद की बात होती है। वहीं पे अगर हम यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में देखेंगे कि यूरोप का समाजवाद कुछ और है। यूरोप का साम्यवाद और समाजवाद दोनों समाहित है। समाजवाद के बाद साम्यवाद का रूप वहाँ पे आता है। जैसा कि कार्ल मार्क्स एक बार बोले हैं अपने यूरोप के संदर्भ में। यद्यपि मैं एक पॉइंट पर फोकस कर दूं कि यूरोप में जहाँ समाजवाद है वो ये कि दो वर्गों में विभाजित था। वहाँ के दो वर्गों में विभाजित होने का मतलब जहाँ एक तरफ पूंजीपति था, दूसरी तरफ मजदूर वर्ग। तो पूंजीपति और मजदूर वर्गों की वर्ग संघर्ष करवाना कार्ल मार्क्स के स्टेटमेंट में वर्ग संघर्ष है। जहाँ पे वहाँ पे वर्ग संघर्ष की बात होती है, वहीं पे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात होती है। वर्ग संघर्ष के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने एक सेंटेंस बोले थे, वो ये कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए नई दुनिया है। यानी कि खोने के लिए तुम्हारे पास बेड़ियां हैं और पाने के लिए नई दुनिया है। तो फ्रेंड्स, जहां वर्ग संघर्ष के द्वारा समाजवाद की नींव पड़ती है और साम्यवाद में प्रवेश करते हैं, वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की है। तो ये समाजवाद है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। यद्यपि कि पंथ निरपेक्ष के पहले हमारे प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष था, जिसे संशोधन के माध्यम से इसे पंथ निरपेक्ष कर दिया गया। पंथ निरपेक्ष का सेंस है फ्रेंड्स वो ये कि भारत का राज्य, यानी भारत किसी भी धर्म को या पंथ को ना तो प्रश्रय देगा, ना ही उसे किसी प्रकार का उस पर हस्तक्षेप करेगा। यानी कि धर्म को, पंथ को मानने वाले का अबाध रूप से वो फ्री है। उसे ना तो कोई राज्य का उसमें दबाव होगा और ना ही राज्य उसे किसी धर्म को या पंथ को उठाने की कोशिश करेगा। तो पंथ निरपेक्ष है, किसी भी धर्म का या पंथ का सपोर्ट नहीं करता। तो यानी कि ये पंथ निरपेक्ष महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारत के संदर्भ में सेकुलर की बात करता है। और नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का आप समझ ही रहे हैं कि लोकतंत्रात्मक जहाँ पे पूरी तरह से जनता में नीति और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से पूरी तरह से जो है ये लोकतांत्रिक कर दिया गया है। यानी कि पूरी तरह से समानता की तरह से बात है। आगे है फ्रेंड्स गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य के संदर्भ में गणराज्य को देखा जाए तो गणराज्य का सेंस होता है कि भारत का वो सर्वोच्च पद जिस पे उस निर्वाचन हो, जिसका निर्वाचन के माध्यम से नियुक्ति हो या चुनाव हो। यानी कि भारत का सर्वोच्च पद जिसे हम राष्ट्रपति बोलते हैं, राष्ट्रपति महोदय का भारत में निर्वाचन के माध्यम से नियुक्ति होती है या उनका चुनाव होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है गणराज्य का सेंस, जहां राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का जो सर्वोच्च पद है वो उसका निर्वाचन नहीं होता है। ऐसे ही परंपरागत या वंशानुगत जो है वो अपने पद को प्राप्त कर, जैसे कि आप ब्रिटेन के संविधान को देख लीजिए, ब्रिटेन की कंडीशन को देख लीजिए कि ब्रिटेन में जो सर्वोच्च पद है वो परंपरागत चलता चला आता है। लेकिन वहीं भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत जो है यहाँ पे सर्वोच्च पद को या राष्ट्रपति के पद को चुनाव के माध्यम से रखा जाता है। तो ये गणराज्य है, गणतंत्र है। फ्रेंड्स, ये रहा स्वरूप। आगे देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य के संदर्भ में आपको देखा जाए तो इसे भी लगभग 5 से 6 भागों में बांट दिया हूँ। 5 से 6 भागों में बांटने का मतलब है कि इसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्व। तो ये है जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत क्या क्या निहित है और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले न्याय। न्याय को देखा जाए तो यहाँ पे न्याय की वो बातें की गई हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जब बात की जाती है तो वहाँ पे ये देखा जाता है
कि सामाजिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति समान है और उन्हें न्याय दिया जाता है। किसी प्रकार का कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। सामाजिक रूप से जो समरसता है, समानता है, वो लाने की बात की जाती है। ये है सामाजिक न्याय। राजनीतिक न्याय में न्याय राजनीति से संबंधित किसी भी पद या किसी प्रकार के कार्यों के संदर्भ में राजनीतिक रूप से सभी समान है, सबको न्याय मिलता है। किसी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच या फिर उसमें मतभेद नहीं किया जाता। वहीं पे आर्थिक न्याय के संदर्भ में हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से समान वितरण की बात एक तरह से की जाती है। आर्थिक रूप से समान रखने की बात की जाती है भारतीय संविधान के में। और ये भी बताया गया है कि जो वितरण प्रणाली है पूरी तरह से जो है न्यायपूर्ण होती है, किसी प्रकार का इसमें भेद नहीं किया जाता है। तो ये है महत्वपूर्ण हिस्सा न्याय के संदर्भ में, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता के संदर्भ में फ्रेंड्स हम इसे मौलिक अधिकार में बेहतर पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ा जाएगा कि वाकई में हमारे जनता के लिए, नागरिकों के लिए स्वतंत्रता के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें की गई है। परंतु ये बता दें कि स्वतंत्रता जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये कि पूरी तरह से यहाँ की जनता को, यहाँ के नागरिकों को स्वतंत्र कर दिया गया है। और ये स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्रता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उनके स्वतंत्रता में अवरोध और बाधा उत्पन्न नहीं की जाती है। फ्रेंड्स, ये स्वतंत्रता हो गई। नेक्स्ट है समानता। किसी भी व्यक्ति को चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का, किसी भी स्थान से हो, उसे किसी भी प्रकार का उसकी समानता में कहीं से भी कमी नहीं की जाती। हमारे संविधान में ये दिया हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये दोनों जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये सारी बातें जो कही गई हैं उसमें ये है कि व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा में किसी प्रकार का कहीं से भी भेद न किया जाए और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाने के लिए राज्य भी कार्य करता है और यहाँ की जनता भी, नागरिक भी काम करते हैं। और नेक्स्ट है बंधुता। बंधुता का सेंस होता है भाईचारा। फ्रेंड्स, यहाँ की संविधान में पूरी तरह से संविधान के साथ साथ यहाँ की जो अपनी परंपराएं हैं वो ये बताता है कि यहाँ पे भाईचारा, चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान से हो, लेकिन यहाँ पे भाईचारा एक आपस में विद्यमान है। तो फ्रेंड्स, ये रहा महत्वपूर्ण 3 हिस्सा जिसे स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य के रूप में प्रस्तावना को हमने बताया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसीलिए इसे मैं अलग करके आपको बता रहा हूँ। और वो ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सब संविधान की उद्देशिका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे या इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है कि इसे कहा जाता है संविधान की ये पूरी तरह से ये कुंजी है, वो ताला, उस ताले की कुंजी है जिसके बिना जो है कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आपका ताला संविधान के संदर्भ में का जो है वो ताला नहीं खुल सकता। तो ये कुंजी है। और ये कि एक जगह और भी कहा गया है कि ये आत्मा है। जब भी क्वेश्चन बनाता है 2 तरह के इसमें प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो जब ये इस तरह का प्रश्न बने कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप बेहिचक इस पे आंसर लगाएंगे प्रस्तावना को, यानी कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। परंतु जब व्यक्ति विशेष जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहते हैं, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आपके मूल अधिकार के अंदर निहित है। वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहते हैं कि ये संविधान की आत्मा है। फ्रेंड्स, आइए देखिए, महत्वपूर्ण बातें ये है। बेरुवाड़ी के केस में एक बेरुवाड़ी का केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहा था, अब उद्देशिका के संदर्भ में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं कि इसका हिस्सा है, नहीं है,
है तो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनाता है और बहुत ये जो है विवादास्पद बातें रही हैं, तो उसको आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो वेरुबाड़ी के केस में एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का भाग मानने से इसे इनकार कर दिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वेरुबाड़ी के केस में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं है, ये साफ कह दिया था। तो संविधान का भाग नहीं है, इसे उन्होंने साफ कह दिया था। परंतु नेक्स्ट एक आया था केस, गोलकनाथ केस। गोलकनाथवाद में एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा। जैसे एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को मूल आत्मा इन्होंने कहा था गोलकनाथ के केस में एम हिदायतुल्लाह ने। लेकिन आगे देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 का ये केस है। इस केस में पहली बार यह निश्चित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अभिन्न अंग है और हिस्सा है। तो ये इस वाले केस में ये कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये यहाँ तक जो बातें चली हैं, इसमें क्वेश्चन बार बार इसमें बनाता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का महत्वपूर्ण अंग है प्रस्तावना। तो इस पे क्वेश्चन बनाता है। तो आप 1973 का में ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि ये संविधान का अभिन्न अंग है। आगे देखिए फ्रेंड्स कि इसी वाद में संसद को ये बोला गया था, केशवानंद भारती के बाद में ही ये बोला गया था कि संसद को ये शक्ति प्रदान की जाती है कि संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकता है, कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है या किसी प्रकार से भी संविधान में संशोधन कर सकता है। कौन? संसद। परंतु फ्रेंड्स, ये जो है वहाँ पे एक इफ़ लगा, परंतु संविधान में सभी हिस्सों में परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचा है जो, उस मूलभूत ढांचा में बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी पार्लियामेंट वो सब कुछ कर सकती है, परंतु मूलभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूलभूत ढांचा का अगर बातें की जाए तो इसका सेंस सिर्फ और सिर्फ आप ये जान लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली जो है ये मूलभूत ढांचा है। यानी कि मूलभूत ढांचा, संसदीय शासन जो प्रणाली है, इसमें पार्लियामेंट बदलाव नहीं कर सकती। जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये सदा बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण बात है और मूलभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते। आगे है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 भाग जोड़े गए थे, 3 चीज़ जोड़े गए थे। भाग ने 3 चीज़ इम्पोर्टेंट बात जोड़े गए थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन बनाता है। ये क्रमबद्ध है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 महत्वपूर्ण बात है जो जोड़ा गया। जैसा कि यहाँ पे मैं पंथ निरपेक्ष की बात किया था, पहले ये धर्म निरपेक्ष था, बाद में इसे जो है पंथ निरपेक्ष कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें जो जोड़ी गई हैं, 3 शब्द, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्रमबद्ध भी है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाता है। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। आगे देखिए, केशवानंद भारतीवाद में अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ थी। केशवानंद भारतीवाद की जो संशोधन, इसमें प्रस्तावना में जो संशोधन की बात थी, ये सबसे बड़ी खंडपीठ थी और वो खंडपीठ, अब तक की इतनी बड़ी खंडपीठ कभी नहीं किसी वाद में बैठी हुई है। वो है 13 न्यायाधीशों की। 13 न्यायाधीशों की इस खंडपीठ में सुनवाई हुई थी और ये बहुत बड़ी मतलब खंडपीठ बैठी थी। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बनाता है बार बार कि वो अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ कौन सी थी और किस बात को लेके थी। तो फ्रेंड्स, ये रहा इम्पोर्टेंट बातें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बना सकता है, नहीं बनाता है तो आपको पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है कि एकल पीठ कितने को कहते हैं। जहाँ एक न्यायाधीश की बात होती है वो एकल पीठ कहलाती है। जहाँ डबल पीठ की बात होती है वहाँ 2 न्यायाधीशों की बात होती है। बड़ी पीठ की जब बात होती है तो वहाँ 3 न्यायाधीश होते हैं।
यानी कि 3 न्यायाधीशों की बैठक होती है, उसमें सम्मिलित होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 3 न्यायाधीश होते हैं इसको बड़ी पीठ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी पीठ बार बार पूछ सकता है, पूछता रहा है कि बड़ी पीठ कितने न्यायाधीशों का आता है। तो बड़ी पीठ को लेके असमंजस में लोग रहते हैं। तो 3 न्यायाधीशों की जब बेंच बैठती है तो उसे बड़ी पीठ कहते हैं। और संविधान पीठ कितने को कहते हैं? 5 न्यायाधीशों को। तो 5 न्यायाधीशों को जहाँ जिस खंडपीठ में बैठते हैं उसे जो है बड़ी पीठ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट बातें रही थी जिसे आपको जानना चाहिए। तो ये है महत्वपूर्ण प्रस्तावना से संबंधित बातें जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछता है और आपकी जानकारी में भी होना चाहिए कि वास्तव में प्रस्तावना है क्या और प्रस्तावना क्यों लाया गया। तो ये फ्रेंड्स महत्वपूर्ण बातें थी जो परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन बनता है। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।